हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर का पार्ट बी, जो कि पशुपालन विज्ञान है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट पशुपालन विज्ञान के बारे में, जिसमें हम पशुओं की विभिन्न नस्लों के बारे में बात करें। अब तक हमने गाय और भैंस की नस्लों के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो अगला पार्ट है, जो अगली क्लास है, वह भेड़ की नस्ल के बारे में होने वाली है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के वो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जो पशु परिचय बढ़ती है उसकी टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचय तैयारी को क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है भेड़ की प्रमुख नस्लों से, जिसके बारे में बात करेंगे हम। भेड़ से संबंधित जो शब्दावली है उनके बारे में, भेड़ की जो नस्लें हैं उनके बारे में, उनके उत्पत्ति स्थान के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में, और उन्हें किस चीज़ के लिए पाला जाता है तथा उनके पालने से क्या क्या लाभ है, उनको पालने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, इन सब के बारे में हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप आराम से इस टॉपिक को पढ़िए ध्यान लगा करके, ताकि आपको एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन मिले तो आपका जो वो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस कम रहे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है हमारी। उसमें जो बात कर रहे हैं हम, जो भेड़ है उसका जो जूलॉजिकल नाम होता है या साइंटिफिक नाम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है, वह है ओविस हेरिस। और साथ ही साथ जो हमारी संस्था है जिसका नाम है NBAGR, करनाल में स्थित है ये। इसके अनुसार भारत में जो भेड़ की कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो 44 है। पंजीकृत नस्लों से मतलब यह है कि यह नस्लें जो सर्टिफाइड नस्लें हैं या इनका जो विवरण होता है वह सरकार के पास में बाकायदा कागज पर होता है। साथ ही साथ विश्व में जो भेड़ की कुल नस्लें हैं वह 200 नस्लें हैं, और जो राजस्थान में भेड़ की कुल नस्लें हैं वो 8 नस्लें हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान को जो भेड़ों का घर भी कहते हैं, यानी कि सर्वाधिक भेड़ें जो राजस्थान में पाई जाती है, इसके कारण राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो भेड़ है वो पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मानी जाती है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मानने का कारण यह है कि यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान की तरफ है वहाँ पर भेड़ों से आजीविका चलने के स्रोत ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर लोग हैं वो भेड़ों पर आश्रित रहने के कारण इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी माना जाता है। विश्व की जो सबसे लंबी भेड़ है उसका नाम है निकोलन, और भारत की जो सबसे ऊंची भेड़ है उसका नाम है नेलोर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, शरीर का रंग सफ़ेद, आंखों पर जो भूरा रंग होता है, ये मगरा नस्ल में विशेष मुख्य बात होती है। जो मगरा नस्ल होती है उसमें शरीर का रंग तो सफ़ेद, आंखों पर भूरा रंग होता है। चलते हैं आगे की ओर। और जो शरीर का रंग तो सफ़ेद, नाक पर भूरे रंग की जो पट्टी पाई जाती है, ये पुंगल नस्ल की पाई जाती है। आगे हम इनके बारे में, इन नस्लों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, पूरा इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनका जो उत्पादन क्षेत्र है, जो इनसे ऊन और दूध जो प्राप्त होता है उसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनका जो नर और मादा है उनके भार के बारे में भी बात करने वाले हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है शरीर का रंग सफ़ेद, जिसके कान पूंछ लंबे होते हैं, वह नस्ल है सोनाड़ी नस्ल। ये जो नस्लें हैं इनकी ये मुख्य विशेषता हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लिए, ताकि आपके इनसे क्वेश्चन बने तो आपको वो क्वेश्चन आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा रहे। चेहरे पर हल्का भूरा रंग, कान बड़े व पत्ती नुमा होते हैं, ये नाली नस्ल में होता है। राजस्थान की मेरिनो जो कि चोकला है, इसे छापर व शेखावटी भी कहते हैं। साथ ही साथ विश्व में जो सर्वोत्तम ऊन देने वाली नस्ल है ये मेरिनो नस्ल है, और मैं आपको बता दूं ये स्पेन के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ जो हमारे राजस्थान में जो चोकला नस्ल है जिसे मेरिनो कहा जाता है, ये सर्वाधिक ऊन देने के कारण ही चोकला नस्ल को क्या कहा जाता है, मेरिनो नस्ल कहा जाता है या मेरिनो भेड़ कहा जाता है। पेल्ट के लिए उपयुक्त जो नस्ल है वह कराकुल नस्ल है, और जो मारवाड़ी नस्ल को यूरोप में जोरिया नाम दिया गया है, यानी कि जो मारवाड़ी नस्ल है उसे यूरोप में जोरिया कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। स्टूडेंट, इस चैनल के माध्यम से आप अपनी पशु परिचर की पार्ट बी की तैयारी संपूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको पार्ट ए में जो राजस्थान जीके उसकी तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जो है राजस्थान में एक भेड़ जो प्रतिवर्ष औसतन 1.2 किलो ऊन प्राप्त होता है, जो एक भेड़ से 1.2 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है। साथ ही साथ भेड़ों की जो प्रसव क्रिया होती है उसे लेबिंग कहा जाता है। अगर आपको भेड़ों के बारे में और भी कुछ जानकारी है या जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में, उनके साथ साथ आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी बता सकते हैं। भेड़ में जो संभोग की क्रिया है इसे ट्यूपिंग कहा जाता है। साथ ही साथ जो भेड़ में गर्भकाल की अवधि होती है ये 155 दिन होती है, यानी कि 5 महीने और 5 दिन के लगभग ये भेड़ों में गर्भकाल होता है। चलते हैं आगे। और जो भेड़ों में जो ब्रीड होती है वूल ब्रीड जो 155 दिन की होती है, और जो मटन ब्रीड होती है उसके अंदर जो गर्भकाल होते हैं, जो वूल ब्रीड का मतलब है जो ऊन देने वाली नस्ल होती है उनमें गर्भकाल 155 दिन का होता है। और जो मटन ब्रीड उन नस्लों को बोला जाता है जिनसे मांस उत्पादन होता है, तो उनका गर्भकाल 145 दिन होता है। प्यूबर्टी एज जो 7 से 10 माह की होती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि ये प्रजनन करने की जो क्षमता आती है इनमें जो 7 से 10 माह के बाद में आ जाती है। भेड़ का जो मांस है ये मटन कहलाता है। साथ ही साथ जो भेड़ों का आवास है जहाँ पर भेड़ एकत्रित रहते हैं उस जगह को पेन कहा जाता है। और भेड़ों का समूह या झुंड होता है वह रेवड़ या फ्लोक कहलाता है। साथ ही साथ भेड़ जो मुख्य रूप से पाली जाती है, जो विशेष उद्देश्य के लिए पाली जाती है, तो वह उद्देश्य है मांस व ऊन प्राप्त करना। साथ ही साथ भेड़ों के जो नवजात होते हैं उनको लैंप कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला पॉइंट है आगे का, वयस्क जो भेड़ों में नर होता है वह रेम कहलाता है, और जो वयस्क मादा होती है भेड़ों में उसे ईव कहते हैं। भेड़ों की आवाज़ को ब्लेटिंग कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 2n बराबर 54 होती है, और जो गुणसूत्रों की n बराबर संख्या होती है वह 27 होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो भेड़ों में नर बच्चा होता है उसे उन्नियों तथा जो मादा बच्ची होती है उसे उर्वी कहते हैं। इन नामों को आप विशेष तौर से याद रख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो नर बच्चे होते हैं उनको उन्नियों व मादा बच्चे को उर्वी कहते हैं। साथ ही साथ राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें जो क्रम से बाड़मेर, जैसलमेर तथा सबसे कम बांसवाड़ा के अंदर भेड़ें पाई जाती है। अच्छी मटन देने वाली नस्लें यानी कि जो अच्छा मांस उत्पन्न करती है वो नस्लें है साउथ डाउन, डोरसेट, सफोक आदि नस्लें जो अच्छा मांस उत्पन्न करती है। साथ ही साथ भेड़ की ऊन उतारने की जो क्रिया होती है वह शियरिंग कहलाती है। शियरिंग क्रिया वह होती है जिससे भेड़ों का ऊन उतारा जाता है। साथ ही साथ नर भेड़ के शीशन के चारों ओर ऊन काटने की जो क्रिया होती है वह रिंगिंग कहलाती है। चलते हैं आगे की ओर। और जो मरी हुई भेड़ होती है उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है या उसका जो ऊन उतारा जाता है वह पुल्ड ऊन कहलाता है। बाह्य परजीवी मारने हेतु भेड़ों को दवा युक्त टब में डुबोने की क्रिया जो डीपिंग कहलाती है। जब भेड़ों में ऊन में जो गंदगी आदि चिपक जाते हैं तो उनसे उनमें परजीवी जमा हो जाते हैं, ताकि उसके बाद में जो परजीवी को उतारा जाता है जो दवा युक्त टब में उन्हें डुबोकर उतारा जाता है, तो यह प्रोसेस या यह क्रिया डीपिंग कहलाती है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो कि जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। साथ ही साथ केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये बीकानेर के अंदर स्थित है। स्टूडेंट इनको जरा गौर से देखना। एक में दे रखा है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के बारे में पहुंचा वो तो जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, और दूसरा है जो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो ऊन का विश्लेषण किया जाता है वह प्रयोगशाला बीकानेर के अंदर स्थित है, लेकिन ऊन का जो विकास बोर्ड है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला पॉइंट है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान जो कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CWRI। यह आविका नगर मालपुरा टोंक राजस्थान के अंदर स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म यह हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। और जो राज्य के भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर, राज्य के भेड़ प्रजनन उपकेंद्र ये बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है। भेड़ों का जो ऊन प्रजनन केंद्र ये तो फतेहपुर सीकर के अंदर है, और राज्य भेड़ प्रजनन उपकेंद्र जो ये बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है। साथ ही साथ भेड़ों का जो दक्षिण मरुस्थलीय समूह है
ये भेड़ें भारत के गर्म मैदानी तथा सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिनको एक समूह में बांटा गया है। उस समूह का नाम है दक्षिण मरुस्थलीय समूह। दूसरा जो समूह है वह है भेड़ों का उत्तरी मरुस्थलीय समूह। ये भेड़ें सहारा के उत्तरी रेगिस्तान के अलावा मध्य पूर्वी सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के शुष्क भाग एवं पूर्वी मध्य एशिया के रेगिस्तानी भागों में पाई जाती है। और जो तीसरा है जो भेड़ों का शीतोष्ण समूह है, ये भेड़ें यूरोप के शीतोष्ण वातावरण में पाई जाती हैं। चलते हैं देखते हैं जो भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं वह कौन कौन सी होने वाली है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पशु परिचर की तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। जो आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है ये आपके सिलेबस के अनुसार है और इससे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आप इन क्लासेस को ध्यान से देखिए ताकि आप अपना सिलेक्शन लेने में आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। तो भेड़ों की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो मारवाड़ी नस्ल है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में जो चीज़ देखेंगे वह है इसकी उत्पत्ति स्थान और इसका विवरण। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है जो इसके नाम के आधार पर मारवाड़ क्षेत्र में हुई है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही तथा इसके आसपास के जिलों में। उसके बाद जो भी इसका वितरण है वह अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर क्षेत्र में भी यह नस्ल पाई जाती है। इसकी जो विशेषताएं यह ट्रिपल पर्पज के लिए पाली जाती है। मैं आपको बता दूं जो इसकी विशेषता में मुख्य विशेषता है यह ट्रिपल पर्पज यानी कि 3 उद्देश्य के लिए पाली जाती है। पहला उद्देश्य इससे ऊन प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य इससे मांस प्राप्त करना और तीसरा उद्देश्य इससे दूध प्राप्त करना। ये 3 उद्देश्य के कारण मारवाड़ी नस्ल ज़्यादा महत्व रखती है और इसी कारण इसे ट्रिपल पर्पज भेड़ भी कहा जाता है। इस नस्ल से मोटा सफ़ेद ऊन प्राप्त होता है जिससे कारपेट बनाए जाते हैं। इस नस्ल से मोटा और सफ़ेद ऊन प्राप्त होता है जिससे इसके ऊन के कारपेट बनाए जाते हैं। चलते हैं आगे। शरीर मध्यम आकार का व चेहरा काले रंग का होता है। यह नस्ल रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी नस्ल में ज़्यादा होती है यानी कि सर्वाधिक होती है। यह राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसके कारण ये अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। इस नस्ल के ठंडे व गर्म मौसम जो यह नस्ल है इस नस्ल में ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। साथ ही साथ राजस्थान में ये सर्वाधिक भेड़ें लगभग 50% मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है क्योंकि राजस्थान में जो 8 प्रकार की नस्लें हैं उनमें से जो 50% नस्लें हैं वह या सबसे ज़्यादा नस्ल है वह मारवाड़ी नस्ल है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसकी जो विशेषता में है वह कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं यानी कि मारवाड़ी जो भेड़ है उसके अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं। इसका शरीर सुगठित होता है, मजबूत होता है, टांगें लंबी एवं मजबूत होती है जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी चलने में सक्षम होती है। यह एक तो आपको ये बता दूं ये सबसे ज़्यादा स्वस्थ होती है। स्वस्थ होने का कारण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ इसका शरीर जो सुगठित, मजबूत, टांगें लंबी और मजबूत होती है जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें और जो नस्ल की भेड़ें उनकी अपेक्षा अधिक दूरी तय करने में सक्षम होती है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लंबी जगह दूरी तक जा सकती है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या रहने वाली है। जो इसकी उपयोगिता है, नर का भार 27 से 30 किलोग्राम होता है। मादा का भार 23 से 30 किलोग्राम होता है। प्रतिवर्ष जो ऊन देती है यह 1.5 से लेकर 25 किलो तक के यहाँ पर 2.5 है स्टूडेंट। यह 1.5 से लेकर के 2.5 किलोग्राम ऊन देती है एक साल के अंदर। इस नस्ल की रेवड़ में वार्षिक जीविता दर 90% से अधिक होती है क्योंकि इस नस्ल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो इसके जो रेवड़िया समूह के अंदर जो वार्षिक जीविता दर का मतलब होता है कि इसमें जो नए बच्चे या भेड़ें जो अपने जीवन काल में लंबे समय तक जीवित रहती है जिसकी दर है 90% से अधिक। चलते हैं अगली नस्ल की ओर। अगली नस्ल है जैसलमेरी। इसका जो मूल स्थान है इसके नाम के अनुसार जैसलमेर है। देखते हैं इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो यह नस्ल जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली आदि जिलों में भी पाई जाती है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह शारीरिक रूप से
शारीरिक रूप से यह नस्ल हष्ट पुष्ट होती है। चेहरे का रंग काला या भूरा होता है। साथ ही साथ इसकी जो पूंछ होती है लंबी होती है, लंबे कान होते हैं, नाक रोमन व ऊपर से उभरी हुई पूंछ रेगिस्तानी नस्ल है। अकाल के दिनों में ये भेड़ बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। अकाल के कारण कमज़ोर भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये अकाल में 3 से 4 दिन तक पानी पिए रह सकती है। और ये मारवा जैसलमेर के कारण वहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान होता है, तो ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है और उसी के कारण वहाँ पर पानी की थोड़ी कमी होती है और अकाल के कारण भेड़ें कमज़ोर और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या है। जो जैसलमेरी नस्ल है वह राजस्थान में सर्वाधिक ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होता है। जो जैसलमेरी है वह भेड़ ऊन देने में सबसे सर्वाधिक ऊन देती है। इसका जो नर होता है उसका भार 35 से लेकर 45 किलो का होता है और जो मादा है उसका भार 30 से लेकर 36 किलो होता है। साथ ही साथ इसका शरीर अधिक भारी होने के कारण मांस भी क्या अधिक प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा भारी शरीर होगा उस हिसाब से मांस भी प्राप्त होगा। ऊन जो इसकी ऊन होती है मध्यम गुणवत्ता वाली फाइन ऊन होती है। फाइन ऊन का मतलब होता है ये बारीक ऊन के रूप में होती है। यह जो फाइन ऊन होती है यह ऊन जो देती है वह 1.8 से लेकर के 3.17 किलोग्राम औसत ऊन यानी कि लगभग इसकी जो 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन देती है। और ये कार्पेट बनाने में उपयोगी है। जो कारपेट है वो बनाए जाते हैं, जो जैसलमेरी नस्ल जो ऊन देती है उससे कारपेट बनाए जाते हैं। ऊन वर्ष में 2 बार कतरते हैं। अगर वर्ष में 2 बार नहीं कतरे तो बरसात आने के समय ऊन गीली हो जाती है जिससे ऊन खराब भी हो सकती है। देखते हैं अगली नस्ल कौन सी है। तो अगली नस्ल है चोकला, जिसे छापर या शेखावटी नस्ल कहा जाता है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह शेखावटी क्षेत्र है, जो कि सीकर झुंझुनू उत्पत्ति स्थान के अंदर शेखावटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू चूरू और नागौर जिलों में है। इसका जो वितरण है यह इन जिलों के अलावा जोधपुर, बीकानेर, नीम का थाना जो कि अब की बार नया जिला बन चुका है नीम का थाना, और जो फलोदी ये भी अब की बार नया जिला बन चुका है, जिलों में पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसे राजस्थान की मेरिनो व भारत की मेरिनो भी कहते हैं। इसकी जो सर्वोत्तम ऊन बारीक किस्म की सर्वोत्तम ऊन होती है। इसे राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऊन देने में सर्वाधिक होती है, इसके कारण इसे भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। और जो इसकी ऊन होती है सर्वोत्तम बारीक किस्म की अन्य भेड़ों की जो ऊन होती है उससे बारीक होती है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जो चोकला भेड़ है उसकी विशेषता है शरीर सुगठित होता है। इन भेड़ों की लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है, जिससे पशु वर्गाकार दिखाई देता है। तो अगर आपसे ये पूछे कौन सा पशु है जो वर्गाकार दिखाई देता है तो वह चोकला है, या कौन सी भेड़ की नस्ल है जो वर्गाकार दिखाई देती है तो वह चोकला नस्ल है। कान पूंछ मध्यम आकार के होते हैं। इसका जो मुंह का रंग होता है वह भूरा या काला होता है। और जो 10% भेड़ों का मुंह सफ़ेद भी होता है। इन्हीं में जो अपवाद स्वरूप 10% भेड़ें हैं वो उनका रंग सफ़ेद भी होता है। इनकी रोमन नाक होती है, सिर छोटा व सींग रहित होता है। पैर छोटे छोटे तथा खुर काले रंग के होते हैं। यह नस्ल सींग रहित होती है। साथ ही साथ इस नस्ल को कम दूध मिलने पर मेमने थोड़े कमज़ोर होते हैं और मेमनों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। जो चोकला नस्ल में मेमनों को कम दूध मिलने के कारण उनके जो मेमनों की मृत्यु है ये ज़्यादा होती है। पूंछ पतली व मध्यम लंबाई की लगभग 24 सेमी की इनकी पूंछ होती है। देखते हैं चोकला की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। इसका जो नर का भार होता है वह 30 से 40 किलो का होता है। मादा का जो भार होता है ये 22 से 32 किलो का होता है। ऊन इसकी जो प्रतिवर्ष में ये देती है तो वह 1.5 से लेकर 2.3 1.5 से लेकर के 2.3 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन देती है। स्टूडेंट ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2.3 आएगा। किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन देती है। ऊन सर्वाधिक मुलायम बारीक व फाइन किस्म की है। इसकी ऊन से जो बनाई जाती है वह लोई, कंबल, जरसा आदि बनते हैं। हमारी अगली भेड़ की किस्म है अगली भेड़ की नस्ल है मालपुरा, जिसका उत्पत्ति और विवरण देखते हैं। राजस्थान में मालपुरा टोंक, जिसके नाम के अनुसार यह स्थान पर पाई जाती है, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी जिलों में भी पाई जाती है। देखते हैं मालपुरा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है।
इसकी विशेषता है ये सोनाली नस्ल से मिलती जुलती भेड़ की नस्ल है, परंतु इससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। चेहरा हल्के भूरे रंग का तथा पैर पतले व लंबे होते हैं। यह नस्ल मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और शरीर की बनावट मजबूत होती है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मजबूत लिखा हुआ है। शरीर की बनावट मजबूत होती है। कान छोटे तथा पूंछ पतली व मध्यम लंबाई की होती है। नर व मादा सींग रहित होते हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिताएं रहने वाली है। इसके जो नर का भार होता है ये 40 से 42 किलो का होता है। इसका नर मादा होती है ये 25 से 30 किलो की होती है। इससे ऊन प्राप्त होता है वह 1.1 से लेकर 1.6 किलोग्राम एक वर्ष में ऊन प्राप्त होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। इसकी जो ऊन होती है ये मोटी व निम्न श्रेणी की प्राप्त होती है, जो नमदे व गलीचे बनाने में काम में लेते हैं। साथ ही साथ यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, जिससे दूध व मांस उत्पादन होता है। द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब होता है कि जिसे दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है। तो इसके दो उद्देश्य हैं, दूध और मांस। साथ ही साथ इस नस्ल को CSWRI अविकानगर में संकरण हेतु रखा गया है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की कुछ भेड़ की नस्लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ टॉप क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर पाएँ। और साथ ही साथ स्टूडेंट, ये जो आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार और आपके एग्ज़ाम लेवल के हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से करें और टॉप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।